साल था 1947। भारत आज़ाद हो चुका था, लेकिन इस नए भारत के सामने कई सारी बड़ी चुनौतियां थी। लेकिन इसमें से जो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण चुनौती थी वह यह थी कि आखिर इस नए भारत की भूख कैसे मिटाई जाए। क्योंकि जहां एक तरफ तो भारत की जनसंख्या बढ़ते जा रही थी, वहीं अनाज की पैदावार सीमित थी और यह समस्या साल 1960 आते आते काफी बड़ी हो चुकी थी। इन सबके बीच यूएसए के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया जाता है जिसका नाम था PL 480 या पब्लिक लॉ 480, जिसके तहत यूएसए अपने मित्र देशों को गेहूं एक्सपोर्ट करता था। लेकिन इस गेहूं को एक्सपोर्ट करने के पीछे यूएसए की काफी बड़ी जियोपॉलिटिक्स थी और इसके साथ साथ ही इस गेहूं की कंडीशन इतनी खराब होती थी कि यूएसए अपने देश में ये गेहूं सूअरों को भी नहीं खिलाता था। इसी PL 480 स्कीम के तहत भारत ने भी यूएसए से गेहूं इंपोर्ट करे, लेकिन इन गेहूं की कंडीशन भी काफी खराब थी। इसके साथ साथ ही यूएसए के कई बड़े अखबार इंडिया का कुछ इस तरह से मजाक बनाते थे, जहां वे इंडिया को एक भिखारी की तरह अपने न्यूज़पेपर पर प्रेजेंट करते थे। अब इन गेहूं से आखिर यूएसए को कैसे फायदा होता था और यूएसए की इसके अंतर्गत क्या जियोपॉलिटिक्स थी, इस बारे में हम इस पूरे वीडियो में चर्चा करेंगे, तो इसलिए बने रहें वीडियो के अंत तक। इसके साथ ही हम इस वीडियो में भी बात करेंगे कि कैसे भारत ने फाइनली यूएसए को मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत में खाद्यान्न की कमी की शुरुआत होती है साल 1937 से, क्योंकि साल 1937 में बर्मा, जो कि आज का म्यांमार है, वह भारत से अलग हो जाता है और बर्मा के कई क्षेत्रों में गेहूं की एक अच्छी पैदावार होती थी और यह भारत को भी सप्लाई होती थी। और भारत को खाद्यान्न की कमी के मामले में दूसरा बड़ा झटका लगता है आजादी के समय, क्योंकि आजादी के समय भारत दो टुकड़ों में बढ़ जाता है, भारत और पाकिस्तान। और इसी के साथ पंजाब का 80% हिस्सा, जो कि काफी ज्यादा गेहूं पैदावार करता था, वह पाकिस्तान के पास चला जाता है और भारत के पास बच जाता है सिर्फ 20% हिस्सा। इन दो कारणों से आजाद भारत के पास खाद्यान्न की कमी होने लगती है और इस पर जोर देने के लिए सरकार पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि या एग्रीकल्चर पर जोर भी देती है और इसका फायदा भी नजर आता है। जहां आजादी से पहले प्राइमरी सेक्टर या कृषि की ग्रोथ रेट सिर्फ 1% या उससे कम थी, वहीं पहली पंचवर्षीय योजना में यह बढ़कर 3% तक पहुंच जाती है। लेकिन प्रॉब्लम स्टार्ट होती है दूसरी पंचवर्षीय योजना से, यानी साल 1956 से, क्योंकि इस समय पर सरकार एग्रीकल्चर पर जोर न देकर इंडस्ट्रियलाइजेशन या औद्योगिकरण पर जोर देती है। इसके साथ साथ इसी समय भारत में जनसंख्या विस्फोट भी होता है, जहां साल 1951 में भारत की जनसंख्या 35 करोड़ होती है, वहीं यह बढ़कर साल 1961 में 43 करोड़ तक पहुंच जाती है। लेकिन अनाज की मात्रा सीमित होती है और इन सब में सबसे बड़ा झटका लगता है साल 1957 और 58 में, क्योंकि इन 2 सालों में भारत में सूखा पड़ जाता है। यह सूखा जले हुए पर नमक छिड़कने का काम करता है। अब क्योंकि भारत के पास गेहूं की उपज कम थी, इसलिए भारत यूएसए से गेहूं आयात करता था। साल 1954 में यूएसए के पार्लियामेंट कांग्रेस में एक बिल पास करा जाता है, जिसके तहत यूएसए जरूरतमंद देशों को गेहूं एक्सपोर्ट करेगा। इस प्रोग्राम का नाम होता है PL 480 यानी पब्लिक लॉ 480 और इंडिया भी इसी प्रोग्राम के तहत गेहूं यूएसए से आयात करता था। अब वैसे तो यूएसए इसे ह्यूमैनिटेरियन एड कहता था, लेकिन इसके पीछे उसकी काफी बड़ी साजिश थी, जिसमें पहला कारण था वह भारत को कम्युनिज्म से दूर रखना चाहता था, क्योंकि इस समय दुनिया 2 गुटों में बटी हुई थी, या तो प्रो यूएसए या फिर प्रो यूएसएसआर या प्रो सोवियत। इसलिए भारत पर यूएसएसआर का दबाव न बने, इसलिए यूएसए भारत को यह गेहूं देकर चुप कराना चाहता था। दूसरा कारण, साल 1950 तक यूएसए में गेहूं का काफी बड़ा स्टॉक जमा हो गया था, इसलिए इसे खत्म करने के लिए वह कुछ और रास्ता ढूंढ रहा था। इसके साथ साथ ही यूएसए जो गेहूं अन्य देशों को एक्सपोर्ट करता था या भारत भी जो गेहूं इंपोर्ट करता था, इस गेहूं की असलियत यह थी कि यूएसए इन गेहूं को अपने देश में या तो सूअरों या अन्य जानवरों को खिलाया करता था। यहाँ तक कि कई बार तो न्यूयॉर्क टाइम्स और यूएसए के कई अन्य अखबार भारत को भिखारी कहकर भी
बुलाया करते थे। लेकिन भारत भी अपनी भूख के लिए काफी दिनों तक यूएसए पर डिपेंडेंट नहीं रहा और भारत ने भी अपनी इस समस्या का हल निकाला। और ये सब कैसे हुआ, इसको जानने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। सी सुब्रमण्यम और MS स्वामीनाथन, ये दोनों ऐसी हस्ती हैं जिनके कारण साल 1965 से लेकर आज तक भारत को कभी भी भुखमरी का सामना नहीं करना पड़ा है। सी सुब्रमण्यम लाल बहादुर शास्त्री जी के कैबिनेट में एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे और उन्होंने कृषि या एग्रीकल्चर को जोड़ देने के लिए 2 पॉइंट रखे हुए थे, जिसमें पहला था एग्रीकल्चर में साइंस और टेक का यूज करा जाए और दूसरा किसानों को MSP का सपोर्ट दिया जाए। इन 2 पॉइंटों पर सोच विचार करने के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी इन पर एग्री हो जाते हैं और लाल बहादुर जी डिसाइड करते हैं कि वे यूएसए पर गेहूं के लिए काफी कम डिपेंडेंट रहेंगे, इसलिए वे पूरे देश को हफ्ते में 1 दिन फास्ट रखने का भी आग्रह करते हैं और लोग उनकी बातों को काफी सीरियसली भी लेते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद इंदिरा गांधी सत्ता में आती है और वह भी सी सुब्रमण्यम के इन दोनों पॉइंटों पर काफी ज्यादा जोर देती है और MSP को इम्प्लीमेंट करवाती है। इस कहानी के दूसरे महत्वपूर्ण इंसान हैं MS स्वामीनाथन, जिन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक भी माना जाता है। ये एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे। भारत में चल रही भुखमरी से जूझने के लिए उन्होंने साल 1959 में पहली बार नोबेल विजेता नॉर्मन बोरलॉग से संपर्क भी करा था। नॉर्मन बोरलॉग, जो कि एक नोबेल विजेता थे, वे एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट भी थे। उन्होंने मैक्सिको में गेहूं का एक ऐसा बीज तैयार करा था जो दिखने में तो नॉर्मल गेहूं की तरह था, लेकिन इसका पौधा काफी छोटा रहता था और इसकी उपज 2 गुनी होती थी। इसके साथ साथ गेहूं के इस बीज को बहुत ज्यादा पानी, उर्वरक और साथ में ही कई अन्य कीटनाशकों की भी जरूरत पड़ती थी। ज्यादा पैदावार के कारण इस बीज को HYS या हाई यील्डिंग सीड के नाम से भी जाना जाता था। साल 1964 में MS स्वामीनाथन के रिकमेंडेशन पर उस समय के कृषि मंत्री सी सुब्रमण्यम इस बीज को भारत लाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसा कि वीडियो में मैंने पहले ही बताया था कि सी सुब्रमण्यम लाल बहादुर शास्त्री जी के कैबिनेट में एग्रीकल्चर मिनिस्टर हुआ करते थे। वे भारत में इस बीज को आयात तो करते ही हैं और इसके साथ साथ ही सरकार इन बीजों को भारत में लाकर खाद, उर्वरक और कीटनाशकों पर किसानों को सब्सिडी भी देती है। पहली बार यह बीज पंजाब, हरियाणा, UP और वेस्ट बंगाल के किसानों को मुफ्त में दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर पानी की काफी ज्यादा मात्रा थी। और फाइनली सरकार और किसानों की ये मेहनत रंग लाती है और अंत में साल 1968 में 170 लाख टन गेहूं पैदा होता है और इसके बाद तो इसकी पैदावार बढ़ती ही जाती है और भारत में शुरुआत होती है हरित क्रांति की। इसके बाद फाइनली साल 1972 में भारत सरकार PL 480 के तहत आने वाले गेहूं पर पूरी तरीके से रोक लगा देती है और आज गेहूं के मामले में भारत की कंडीशन ऐसी है कि भारत कई अन्य देशों को गेहूं काफी बड़ी अमाउंट में एक्सपोर्ट या निर्यात भी करता है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ में ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।